जंक्शन टू एम्बिएंट। पता है किसी को क्या आ गया होगा इसके? आर थीटा जंक्शन टू केस। जब मॉसफेट गर्म होगी तो सबसे पहले क्या रोल में आएगा? जंक्शन। जंक्शन के बाद क्या? केस। केस के बाद क्या? अगर हीट सिंक नहीं है तो सीधा एम्बिएंट, अगर हीट सिंक है तो सीधा सरफेस, तो सरफेस के बाद एम्बिएंट। अभी मैंने हीट सिंक ले रखी है, ये डिवाइस है, तो मैंने सबसे पहला जो टेम्परेचर, अगर मैं इसे ओम्स लॉ की तरह देखूं, ओम्स लॉ क्या होता है? अब ठीक है, यही होता है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका रेजिस्ट करना। सेम यहाँ भी यही काम हो रहे हैं कि जो पावर डिसिपेट होनी है उसे हम डिसिपेट नहीं होने देते, तो उसे क्या करते हैं, वो भी एक रेजिस्ट करता है। तो पहला रेजिस्टेंस जो मैंने लिया वो जंक्शन टू केस का लिया, दूसरा केस टू सरफेस, पहला जंक्शन टू केस, फिर केस टू सरफेस, फिर सरफेस टू एम्बिएंट। ऐसी तो पावर डिसिपेट होगी। पहला वो केस में जाएगी जंक्शन से, केस हीट सिंक पर जाएगी और हीट सिंक से एम्बिएंट ले जाएगी। उस रस का एक ये है, एक ये पहला कि मैंने कोई एक डिवाइस ली, डिवाइस लेकर क्या मुझे जरूरत है हीट सिंक की, पता भी तो करना मुझे उसका। जरूरी नहीं है कि मैं हीट सिंक ले लूँ, मेरा विदाउट हीट सिंक भी चल जाती है बहुत सारी चीजें। मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, मैंने कोई रेगुलेटर लिया जिसकी इनपुट 12 वोल्ट है, आउटपुट 5 वोल्ट है, जंक्शन वाला का कितना जंक्शन टू एम्बिएंट जाएगा। अब मुझे खाली जंक्शन टेम्परेचर निकालना है, तो क्या होगा यहाँ पर PD इक्वल टू TJ माइनस TA। 62 मल्टीप्लाई 3.5 217 प्लस TA। ये PD मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पर लिया। जब हम मॉसफेट की बात करेंगे तो उसमें दो लॉसेस निकालने होंगे, I2R और स्विचिंग लॉस। I2R क्या होता है, जो करंट चल रहा है, और R क्या? RDS ऑन उसका। स्विचिंग लॉस के लिए पूरा एक फॉर्मूला उसके लिए अंदर से जाना पड़ेगा, फिर स्विचिंग लॉस निकालना। जो स्विचिंग लॉस निकल कर आएंगे वो PD होगा I2R प्लस स्विचिंग लॉस। ये PD होगा मॉसफेट के लिए। डायोड के लिए क्या रहेगा? सिंपल VI। V कौन सा है? जो उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट जो उससे चलने वाला है, वही सेम वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। अभी हमने ऐसे उठा लिया कुछ भी। अब ये हो गया TJ। कि TJ का मतलब क्या समझ रहे हो? कि जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर होगा उसमें जाके प्लस इतना होने वाला है, मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर के उतना ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या पता पड़ा कि हीट सिंक की हमें जरूरत है। ठीक है, अब हीट सिंक की जरूरत है तो कैसे पता पड़ेगा कौन सी हीट सिंक हमें लगानी चाहिए अभी? तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा, ये वाला। ये जो डाटा शीट में TJ दिया होता है, TJ मैक्सिमम ज्यादातर जो दिया रहता है, मैक्सिमम केस में 150 दिया होता है। अगर मेरा एम्बिएंट प्लस वो मिलकर जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू ये आई है वो 150 क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब मुझे हीट सिंक लेनी ही लेनी। लेकिन सेफ्टी मार्जिन के लिए मैं 150 तो नहीं लूंगा, मैं उसे नीचे लेके जाऊंगा। मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई TA मिलकर और ये जो वैल्यू है ये वाली, ये मिलकर लगभग 120 या 100 ही जाना चाहिए। मैं 150 बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मॉसफेट खराब हो। ठीक है ना? एक तो उसमें एक मार्जिन लिया जाता है 20 to 30% का। अब कौन सी वाली हीट सिंक लेनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। हीट सिंक का पता पड़ के हीट सिंक लेनी है, लेकिन कौन सी लेनी चाहिए हीट सिंक, उसके लिए फॉर्मूला है ये डाटा शीट में है, ये भी डाटा शीट में है, ये हमें मटेरियल से पता पड़ गया। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसे, R थीटा SA इज इक्वल टू QJA माइनस R थीटा JC माइनस R थीटा CS। किसी की वैल्यू उठा के यहाँ डालो, चाहे 43-32 हो, कुछ भी हो। जब ये वाली वैल्यू डालोगे तो ये R थीटा SA निकल कर आएगा। और R थीटा SA जो हम हीट सिंक लेते हैं तो मैन्युफैक्चरर हमें खुद दे रहा है कि मेरी हीट सिंक का R थीटा SA ये है। ठीक है, तो हम उससे मैच कराएंगे कि R थीटा SA कितना होना चाहिए। मान लो मेरा निकल के आया 15 CY/W, तो जो भी मैं हीट सिंक सेलेक्ट करूंगा वो इससे नीचे होना चाहिए।
इससे ऊपर लूँगा तो हीट होनी है। जो भी हीट सिंक ले रहा हूँ वो 15 से नीचे होनी चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर बताएगा। मैन्युफैक्चर किसी भी डाटा शीट पे हीट सिंक की डाटा शीट खोल के देखो, उसमें लिखा होगा वॉल्यूम ये, आर्टिटास ये, और ये कितना ट्रांसफर करेगा, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। कितना टॉर्क से हमें उसे टाइट करना है, कितना कंपाउंड लगाना है, वो सारी चीज़ें उसी में मिल जाएंगी। ये मुझे पता पड़ गया कि अगर मुझे ये दिया हुआ है तो ये मिल गया। अब इसमें भी क्या है, दो चीज़ें, नेचुरल कूलिंग और फोर्स्ड कूलिंग। नेचुरल कूलिंग क्या है कि मैं फ़ैन यूज़ नहीं कर रहा, जो आ रहा है ऐसे ही अपना आप जा रहा है। उसमें क्या करना होगा, ये नेचुरल कूलिंग के लिए ही है। उसमें एक ग्राफ दिया होता है, मिटा दो। LFM क्या है पता है, और CFM मैकेनिकल को पता होगा, पता तो हमें भी होगा सभी को। लीनियर फिट पर मिनट, क्यूबिक फिट पर मिनट। पंखे जो आते हैं, फैन जो आते हैं, उसमें डाटा शीट में क्या मिला रहा होता है हमें, CFM। ठीक है, अगर मुझे CFM को LFM में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन चलने वाली है वो सारी LFM में चलने वाली है, लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या देता है हमें, CFM। CFM को LFM को CFM डिवाइडेड बाई फैन एरिया फीट स्क्वायर में। हमारे कौन से फैन है, 4x4, वो इंच में है, हमें फिट में कन्वर्ट करना है उसके एरिया को, और ये हमारा LFM निकल कर आएगा। LFM निकल कर आ गया। यहाँ मान लो 100 था, यहाँ 200 था, 300, 400, 500। ये r θ SA है। ये हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये PD है। ये 10, 20, 30, ये कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ। ये कहाँ मिलेगा, ये हीट सिंक की डाटा शीट में मिलेगा। ये मैं खुद से बना रहा हूँ, लेकिन जब तुम चेक करोगे हीट सिंक को तो ये ग्राफ मिलेगा वहाँ पर। ये 40, 50, 60, 70 कुछ भी हो। एम्बिएंट राइज, ये वाला जो ग्राफ होगा एम्बिएंट राइज का होगा कि कितना एम्बिएंट राइज करेगा। ये हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50, 60। पहला वाला जो ये ग्राफ है जो ऐसे गया, ये है नेचुरल कूलिंग के लिए, वो भी इसमें लिखा हुआ डाटा सेट में। ये वाला जो ग्राफ है ये है फोर्स कूलिंग के लिए। NC मतलब नेचुरल कूलिंग। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जो मेरा PD निकल के आया था वो आया था 3.5। ठीक है, मैं इसे अभी थोड़ी देर के लिए मैं 30 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ग्राफ ही 10, 20, 30 से बनाया है, तो मैं इसे फिर से बटा और लगा रहा हूँ। तो अब मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि जब मेरा PD इस ग्राफ से मुझे मैच कराना, कि जब मेरा 30 था तो ये यहाँ कहीं मैच करा, तो एम्बिएंट कितना गया, लगभग 48, मतलब कुछ भी हो सकता है, 45 से ऊपर और 50 से नीचे। तो मैंने कैलकुलेट करा r θ CA इक्वल टू जितना एम्बिएंट राइज गया है और जितने टेम्परेचर उस पर गया मेरे PD पर, 48 डिवाइडेड बाई 30। ये मेरा निकल कर आया r θ S। ठीक है, इससे मुझे पता पड़ गया कि ये मेरा r θ S निकल के आया है इस हीट सिंक के लेने पर। मुझे पहले से पता है मेरा r θ S मुझे 15 रखना है नहीं। मैंने कोई एक हीट सिंक उठाई, हीट सिंक की डाटा शीट ली, उसका ग्राफ चेक करा, उसमें अपनी PD वैल्यू डाली कि भाई मेरी PD ये है। वहाँ जाके चेक करा कि भाई मेरा टेम्परेचर कितना राइज हुआ, इस फॉर्मूले में रखा, चेक करा कि क्या ये मेरी वैल्यू 15 से नीचे आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, तो मतलब मैं ये ले सकता हूँ। अगर नहीं आ रही तो क्या करना, दूसरी हीट सिंक उठाना। अगर मैं बोलता हूँ नहीं मुझे यही वाली हीट सिंक लगानी है, मेरे पास तो फैन है, मैं फैन का यूज कर सकता हूँ, तो ठीक है इसी को उठाते हैं, इसी का करते हैं। इसने बोला कि भाई मेरे पास फैन है 200 LFM का। ठीक है, तो यहाँ कितनी की जरूरत पड़ेगी,
यहाँ कहीं मैच हो रहा है ये? मतलब अब यहाँ आर थीटा एस कितना मिल गया इसे? 2.5 के आसपास। तो समझ में आया इससे कि जब मैंने फैन यूज नहीं किया तब मेरा आर थीटा एस हो सकता है कि वो 15 से ऊपर गया। मैंने बोला कि मुझे सेम हीट सिंक यूज करनी है और सेम मुझे फैन के साथ यूज करनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है तू फैन यूज कर ले भाई, इसी हीट सिंक के साथ जैसे जैसे तू LFM बढ़ाएगा वैसे वैसे तू पावर का भी डिलीवर बढ़ा सकता है सेम हीट सिंक पर। मतलब जो पावर डिसिपेशन होने वाला है तो उससे कहीं ज़्यादा पावर ले सकता है। देखो मैंने 200 बोला तो 200 में उसने बोला कि अगर तू 200 LFM का फैन लेता है तो तू 30 पावर PD ले सकता है। उन्होंने बोला 300 लेना, 300 को बोला कि ठीक है तू 40 कर ले, 40 को तू चला जा सकता है। अब मैं इस ग्राफ से जब मैच कराऊंगा तो ना तो टेम्परेचर जाएगा और ये जो R थीटा CS है इसकी वैल्यू भी कम होगी। कम होने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा पावर डिसिपेट कर पा रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मैं 500 लेता हूँ। 500 पे क्या हुआ, इन्होंने और भी कम कर दिया और यहाँ पावर भी डिलीवर ज़्यादा कर दी। मतलब सेम हीट सिंक पर बस फैन की वैल्यू में बढ़ाता जा रहा हूँ और पावर का डिसिपेशन भी अपना बढ़ता जा रहा है। क्या हो गया रहा, बस हीट हो रही है जनरेट, वो ट्रांसफर कर देता है एम्बिएंट में। तो हमें क्या क्या समझ में आया, विदाउट हीट सिंक, विद हीट सिंक और फैन के साथ। तीसरा क्या होगा कि किसी ने बोल दिया कि ये वाली हीट सिंक है, इसकी वैल्यू ये है R थीटा CS ये है। अब क्या ये मेरे उसमें फॉर्मूला में फिट हो पाती है, मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फिट हो पाती है? सेम फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ वैल्यू डालो R थीटा CS की कि जो मुझे हीट सिंक मिली है, यहाँ अपने डाटा शीट से वैल्यू डालो, यहाँ से जंक्शन टेम्परेचर की ये भी डाटा हीट सिंक से उससे मिल जाएगी और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो TJ वाली। क्या जंक्शन टेम्परेचर जितना मैंने टारगेट रखा उससे ऊपर तो नहीं गया? थीटा जे भी हो दिया जाता है डायरेक्ट, तुम डायरेक्ट थीटा जे भी ले सकते हो। PD तुमने कैलकुलेट करा, TA तुम्हें पता है कि मेरा एम्बिएंट कितना जाना है, ये तुम्हें पता है TJ कि मुझे कितना टारगेट रखना है अपना, वो रखकर सीधा देखो क्या मुझे ज़रूरत है। ये वाली मेरी जो हीट सिंक दे रखी है क्या ये ठीक है? अब ये तो हो गया हीट सिंक हमें डाटा शीट से मिल गई कि ये डाल के देखो, ये डाल के देखो। एक है कि मुझे हीट सिंक बतानी है कि भाई मुझे कौन सी हीट सिंक, इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी। एक और टेबल होती है इसमें वॉल्यूमेट्रिक रेजिस्टेंस होता है। मैंने R थीटा CS निकाला सबसे पहले, सॉरी SA, जो कि बताता है कि सरफेस टू एम्बिएंट कितना ट्रांसफर होगा, और वो किसका, हीट सिंक का। इससे मॉसफेट या डायोड वायोड का कोई रिलेशन नहीं है, ये बस हीट सिंक का। ये हीट सिंक वाला जो मैकेनिकल का जो बना के दे रहा बंदा वो बताएगा कि भाई ये R थीटा S मेरे इसका इतना है। दो सौ, 500 और 1000। ये वॉल्यूमेट्रिक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5000 से 800, 500 से 800 सॉरी, 150 से 250, फिर है 80 से, ये फैन में मेंशन रहती है, फैन की डेटा शीट नहीं ये भी बताऊंगा कहाँ ले। ये भी एक थंब रूल टाइप का है। थंब रूल मतलब किसी ने टेस्ट करी, बहुत सारी हीट सिंक, बहुत सारी डिवाइस टेस्ट करी, उसे लगा कि अच्छा मेरी जब मैं नेचुरल कूलिंग कर रहा था तब ये इतना आया मेरा, तब जब मैंने LFM इतना लिया तब मेरा ये आया। तो उसके आसपास की वैल्यू वेरी करी, उसने एक एवरेज वैल्यू लेकर डाल दी। ठीक है, अब मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे चाहिए मैकेनिकल वाला क्वेश्चन सीधा। भैया मुझे ये बताओ कि हीट सिंक का साइज क्या होगा सेम PD पर। वॉल्यूम अगर मैंने निकाल लिया हीट सिंक का तो मुझे सारी चीजें पता पड़ जाएंगी। वॉल्यूमेट्रिक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R थीटा SA। R थीटा SA तुम कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। और VMR मुझे यहाँ से मिल रहा है। अगर मेरी नेचुरल कूलिंग है तो मैंने ये उठा के डाल दिया, अगर मेरी LFM 200 LFM का फैन लगा हुआ तो मैंने ये उठा के डाल दिया, इसके बीच की कोई एक वैल्यू। अगर 500 का रखा तो इसके बीच की कोई एक वैल्यू डाल दी, या तो मिनिमम लो या मैक्सिमम लो या फिर नॉमिनल लो। तीनों में से लेकर अपना चेक करो खुद से
इससे पता पड़ा कि मेरी कुछ एक वैल्यू निकल के आई, लगभग 200 के आसपास आ गई। ठीक है, इस 200 को तुम्हें ऐसा डिवाइड करना है 3 जगह कि उससे हाइट, लंबाई, चौड़ाई तीनों निकल कर आए। वो तुम खुद से देख लो कि भाई मेरी जो पीसीबी है उसकी लंबाई मैंने कितनी दी है, चौड़ाई कितनी दी है, अब मैं फिन कितनी बढ़ा सकता हूँ, वो इससे पता पड़ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी पीसीबी डिज़ाइन हो चुकी है, ये तब की बात कर रहे हैं जब पीसीबी डिज़ाइन हो चुकी है। पीसीबी डिज़ाइन हो चुकी है तब तुम अपना देखो कि भाई मेरा निकल के तो वॉल्यूम ये निकल कर आया, अब मैं इसे 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करूँ। सबसे अच्छा तरीका, हीट सिंक जब बनानी हो तो उसकी लेंथ ना बढ़ाएं, विड्थ जितनी ज़्यादा बढ़ जाए उतना ज़्यादा बढ़िया। जब मैं हीट सिंक की विड्थ बढ़ाता हूँ तो उसका जो टेम्परेचर की जो परफॉर्मेंस होती है वो उतनी ही टाइम्स होती है। मतलब अगर मैंने 2 गुना हीट सिंक कर दी तो जो टेम्परेचर का जो डिसिपेशन है वो 2 गुना अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसकी लेंथ इंक्रीज करी, मान लो मैंने 2 करी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.414, तो किसमें फायदा हुआ मुझे, विड्थ बढ़ाने। तो विड्थ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा में। अब आती है कि फिन कितनी होनी चाहिए, फिन में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए और फिन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। उसकी भी अलग कैलकुलेशन है, बहुत लंबी है। कि फिन की थिकनेस कितनी हो, फिन का मटेरियल लो, हीट सिंक का मटेरियल लो, उसका थिकनेस निकालो, थिकनेस के बाद जब थिकनेस निकल जाएगी तो फिर स्पेसिंग निकालो। लेकिन एक थंब रूल भी है जो बंदे रखते हैं सीधा सीधा, जिन्हें लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी हम बार बार। थिकनेस जीरो 0.2 से 0.6, लेकिन हमारी तो उससे ज़्यादा मोटी होती है। कभी देखा BFD वगैरह या कोई अच्छी कंप्यूटर वगैरह देखें, कंप्यूटर के अंदर एक हीट सिंक लगी होती है, उसमें देखिए बहुत पतली 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 फिन लगी होती है, बहुत पतली पतली, और उनमें स्पेस भी बहुत कम होता है। वो क्यों होता है, जो मैंने अभी बात बोली कि उसकी विड्थ जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी फिन, नंबर ऑफ फिन बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर मैं उसकी लेंथ बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फिन उतनी रहेंगी, वो ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो उसमें नुकसान क्या हो रहा मेरा, क्या उसका स्क्वायर रूट जितनी मैंने बढ़ाई है उतना वो टेम्परेचर को सही कर सकती है। लेकिन अगर मैं उसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो उसका जितना गुना तुम बढ़ा रहे हो उतना अच्छा उसका टेम्परेचर वो कंट्रोल कर पा रही है। ये थिकनेस का हो गया। फिन स्पेसिंग 2 मल्टीप्लाई थिकनेस, जो भी थिकनेस लिया उसका 2 से मल्टीप्लाई कर, ये मेरी फिन स्पेसिंग निकल कर आ गई। मतलब नॉर्मली तो बंदे वैसे ही करते हैं जो बहुत हाई लेवल की हैं। हम तो बस एक स्टैंडर्ड उठाए, कोई एक वो ले लिया, जो क्या होता है उसे स्टैंडर्ड रहती है ना उनके पास, रेल में से कटवा लिया, पहले से उनकी बनी होती है कि हमारी इतनी स्टैंड चल रही है। हाँ कि भाई मेरा ये वाला चल रहा है, ठीक है हमारी भी इसी में से काट के दे देते। तो ये रहता है। बाकी मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ आई थिंक। हाँ, एक और मेन चीज़, ये तो हमारा सिंगल मॉस्फेट में हो गया। हमने लगा दिए 3, 4, 5, तब कैसे पता पड़ेगा कि मुझे क्या करना है हीट सिंक में। ये मेरे लिए क्या है, अब इससे पहले मैंने एक और ऐसे ही डायग्राम बनाया था ऐसा। ये 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, R1, R2 और R3, ऐसा ही था ना। और ये PD था और यहाँ एक प्लस कर एम्बिएंट था, जितना भी हम ऐड कर रहे थे। ये PD जो है और ये जो रेजिस्टेंस है ये सिंगल के लिए दिख रहा था मुझे। लेकिन मैंने एक ही हीट सिंक पर अगर 3 मॉसफेट टाइट कर दिए, 3 डायोड या 3 रेगुलेटर जो भी है, और उससे मैं पैरेलल में करंट चला रहा हूँ या पैरेलल में पावर ले रहा हूँ, तो सभी की पावर का क्या होगा, अगर PD निकल कर आया कुछ भी, तो जो सेपरेट PD होंगे, PD है कुछ भी होगा, वो डिवाइडेड बाई 3 होगा या डिवाइडेड बाई N होगा, नंबर ऑफ डिवाइस। ठीक है, जो भी निकल कर आया, ये PD1 हो गया, ये PD2 हो गया, ये PD3 हो गया। ये क्या हुआ, R थीटा JC, R थीटा
CS R theta JC R theta CS R theta JC एंड R theta CS। और ये वाला क्या है R theta ऐसे एम्बिएंट वर्क, सरफेस टू एम्बिएंट, क्योंकि हीट सिंक तो अभी भी एक ही है, तो यहाँ तो एक ही काम करना है इसे, प्लस यहाँ पर एम्बिएंट ऐड कर दिया मैंने कि भैया प्लस इतना एम्बिएंट इसमें ऐड होगा ही होगा। फॉर्मूला सेम है, PD और सर ऐड अप नहीं होगी इसमें पार्टिसिपेशन तीनों, ये तो क्या टोटल जो लॉस निकल कर आया एवरेज निकाल टोटल। हाँ मुझे पता था कि मैंने 12 वोल्ट दिया है किसी डिवाइस को, मतलब मैंने मान लो इन्वर्टर बनाया, इन्वर्टर में मुझे पता थी कि मैंने तो पावर दी थी 850, लेकिन मुझे तो आउटपुट में मिल रही है 800। ठीक है, अब मैंने इसे क्या करा 800 को 3 से डिवाइड कर दिया, सॉरी यहाँ का जो डिफरेंस है 50 आया, जो डिसिपेशन करना है वो किसका करना है, जो बीच में लॉस हो रहे हैं। मैंने इनपुट इतना दिया, आउटपुट मुझे ये मिला, डिफरेंस क्या है 50 का, ये ही मुझे 50 को 3 जगह डिवाइड करना है कि वो 50 तीन मॉसफेटों पर अप्लाई होने वाला है, अलग अलग अलग। एक मॉसफेट में मैंने इन्वर्टर बनाया, मैंने 850 से इनपुट दिया वाट, और आउटपुट मुझे मिला कितना 800। जैसे पर्टिकुलर एक मॉसफेट का डिसिपेशन हो गया, 2 का 3 का, तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो तो अटैक होना चाहिए। वही कर ध्यान से देखो, मैंने बोला कि 50 मैंने इनपुट दिया 850 वाट और आउटपुट मिला मुझे 800 वाट। डिफरेंस कितना बीच में 50 वाट का। 50 वाट क्या है ये, लॉस, एफिशिएंसी लॉस, ट्रांसफार्मर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, स्विचिंग लॉस। तो वो अब इसके अंदर कैलकुलेशन है, जो क्वेश्चन है उसके अंदर कैलकुलेशन है कि मुझे ट्रांसफार्मर के लॉस अलग करने होंगे, माइनस करने होंगे, वायर के लॉस माइनस करने होंगे। मान लो टोटल लॉस आया था मेरा 50 वाट, मैंने बोला ट्रांसफार्मर के लॉस 20 वाट है, वायर के लॉस मेरे 10 वाट है। ठीक है, तो मैंने क्या करा 50 माइनस 30 वाट, 20 वाट, मतलब जो मॉसफेट वाले एरिया में लॉसेज हो रहे हैं वो खाली 20 वाट के हैं, वो आई स्क्वायर आर लॉस प्लस स्विचिंग लॉस है। मुझे इस 20 वाट के लिए कैलकुलेशन करनी है, ना कि 50 वाट के लिए, क्योंकि 50 वाट के लिए हीट सिंक का कोई रिलेशन है नहीं। ट्रांसफार्मर में लॉस हो रहे हैं, मैं हीट सिंक थोड़ी लगा रहा हूँ वहाँ पर, वायर में लॉस हो रहे हैं वहाँ मैं कोई हीट सिंक थोड़ी लगा रहा हूँ, हीट सिंक का लगा रहा हूँ एच ब्रिज में। तो मैं एच ब्रिज का देखूंगा, अब ये टोटल निकल गया है 20 वाट, लेकिन यहाँ डिवाइस कितनी है 3, मैंने इसे 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 6.66, मतलब पर डिवाइस से इतना PD1 के आ रहा है। मैंने सबको अलग 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 दे दिया, या तो यहाँ ले लो या वहाँ जाकर लिख दो, पूरा का पूरा बात एक ही आनी है। फॉर्मूला सेम वही था, R थीटा JC प्लस R थीटा CS प्लस R थीटा ऐसे। ये वाली वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दूं, यहाँ से रिप्लेस करने के बाद सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ये तो सभी तीनों का ही लेके चल रहा है ना, यहाँ तो सब इक्वल इक्वल चल रहे थे, यहाँ भी ये था, डाटा शीट में भी सबका इक्वल है, तो वो सबको इक्वल 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 लिया। लेकिन ये एक ही हीट सिंक है, एक ही हीट सिंक पर सभी कुछ एक पे ही आना है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेम केस आ जाएगा, जैसे वहाँ पहले किया था हमने सिंगल मॉसफेट के लिए, ऐसे ही केस यहाँ आ जाएगा। वैसे ही सेम कैलकुलेशन करो, पहले चेक करो कि क्या मुझे हीट सिंक की ज़रूरत है, लगता है कहाँ है, तो पहले हीट सिंक लो, हीट सिंक में चेक करो, उसके बाद चेक करो कि क्या मुझे फ़ैन की ज़रूरत है, फिर फ़ैन की ज़रूरत चेक करो, सेम फॉर्मूला के साथ। हो गया? कुछ क्वेश्चन? हारमोनियम को डिसाइड करते हैं सर, लाइक कॉपर भी जा सकते हैं। कॉपर कौन पैसा वसूल करेगा उससे? सर अब उसकी प्रॉपर्टीज देखें तो हम कॉपर पे ही जाना चाहिए। ऐसा तो ट्रांसफार्मर भी कॉपर के ही बनने चाहिए, बनवाते भी है बंदे, लेकिन वो महंगे पड़ जाते हैं। 1400 में दिक्कत आई थी अभी हमारी हीटिंग की। हाँ,
तो उसमें अपनी हीट सिंक भी बढ़ा दी बट फिर भी हीट नहीं हुआ, फिर फैन लगाया उसमें हमने। बस सेम तो- सेम चीज़ वही करी हमने कि हम वही सेम हीट सिंक लगते हुए जहाँ पर हमारी हीट कंट्रोल ही नहीं हो रही थी 1400 BM में, हमने क्या करा, एक फैन लगा दिया। उसने कुछ भी नहीं किया, हीट सिंक तो वही थी, पावर भी वही थी, और उन्होंने आधी से ज़्यादा हीट कर दी। जो हमारा 120 130 जा रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, वो 60 70 80 पर आकर रुक गया एक फैन के साथ। बट कॉस्ट तो फैन की भी ऐड हुई ना। हाँ तो heat या तो sink फिर में- हीट सिंक heat बढ़ाओ sink फिर, में add कराओ लेकिन या- हीट सिंक का बढ़ाना तुम्हारे लिए फिर ज़्यादा स्पेस लेने वाली बात है। मतलब पीसीबी का साइज बढ़ाओगे और जो डिवाइस है वो बढ़ाओगे, तभी तो बढ़ाओगे हीट सिंक। अब हम बीएफडी बनाते थे गौतम सोलर में, उसमें नेचुरल कूलिंग होती थी, उसमें हमें हीट सिंक इतनी बड़ी रखनी पड़ती थी 3 किलोवाट के लिए। जितना पूरे टोटल बॉम्ब की कॉस्ट नहीं होती थी, तो इतनी हीट सिंक की कॉस्ट आ जाती थी हमें। तो फंडे अपनाते हैं बंदे, मतलब जब हमारा इससे काम हो रहा है तो हम क्यों हीट सिंक फालतू में बढ़ाएं, स्पेस बढ़ाएंगे, पैकिंग की कॉस्ट बढ़ाएंगे, हीट सिंक की कॉस्ट बढ़ रही है, ले जाना में दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं वो छोटा सा फैन छोटे से एनक्लोजर में लगा दूंगा, उससे मेरा सेम रिजल्ट मिल रहा है जो मुझे बड़ी हीट सिंक करके मिल रहा है। ठीक।